हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री की वीडियो देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। जो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ था वो पूरा एनसीईआरटी के थ्रू पूरा डिटेल में करेंगे हम। ओके, जैसे सामने लिखा हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मैंने एक बार पूरा लिखा हुआ है ये, इसको बाद में डिटेल में देखेंगे। जैसे पहले आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, और डच 1602 ईस्वी में आए। डेनिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 1616 ईस्वी में आए। और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। स्वीडिश सबसे बाद में आए थे 1771 ईस्वी में स्वीडिश आए थे। ओके, तो देखते हैं इसको हम अब डिटेल में आगे। जैसे सबसे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन, तो सबसे पहले कौन आए थे? यूरोपीय आए थे 1498 में। लेकिन उससे पहले 1498 से जो वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे इंडिया में आने से पहले वास्को डी गामा 1492 में अमेरिका गए थे। बोलते हैं कि अमेरिका की खोज की, लेकिन खोज तो हम नहीं बोल सकते, अमेरिका पहुँचे वो। इंडिया के लिए आए थे, लेकिन इंडिया को वो खोजते खोजते कहाँ पहुँच गए? अमेरिका पहुँच गए 1492। उसके बाद में 1498 में कहाँ पर आए? इंडिया में। तो 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका से होके आए थे ये, केप ऑफ गुड होप से के रास्ते से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप मार्ग से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ पर क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेगा कि कब आया, सबसे पहले कौन आया, लेकिन यह क्वेश्चन ये ज़रूर बन सकता है कि कालीकट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो ये था कालीकट के जो वहाँ का शासक था उस टाइम, वो था जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट पर। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था, और ये दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कुन्नूर में बनाया। पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में, दूसरा 1505 में कुन्नूर में। (1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इसको अल्मीड़ा कहते हैं, ने पराजित किया। अब यहाँ पे इसके बारे में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली वायसराय था, और ये कब आया था? 1505 में आया था, और ये 1505 में भारत आया था। और इसको भारत वास्तव में पुर्तगालियों का इसको मानते हैं कि यही मैन शासक था। कि अल्मोड़ा को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में कौन आया? अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क से पहले हम एक बार देखते हैं कि जो अल्मीड़ा था, इसने एक पॉलिसी शुरू की थी, और वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। जो शुरू की नीति चलाई थी उसका नाम था ब्लू वाटर में होता था कि जो पुर्तगाली थे उनका एक सपना था कि जो हिंद महासागर के महासागरीय क्षेत्र हैं उन पर अपना कब्जा करना। उसी सब के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इसके बाद में अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आया तथा 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। ये 1509 से 1515 तक रहा था। 1509 से 15 तक रहा था ये पुर्तगाली वायसराय। इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया और कुछ अभियान चलाए, जिसमें 1510 का बाजीपुर का अभियान, जो बीजापुर का जो अभियान था। 1510 में अल्बुकर्क ने जो गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था, और इसने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार बनाया। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में बना। और इसी बीच में कौन आ जाता है? एक और आता है जो नीनो डी कुन्हा के नाम से एक आता है।
इसी बीच में उसने पुर्तगालियों ने उसी टाइम जो नीनो डी कुन्हा नाम का था, उसी टाइम पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन को क्रम से 1535 और 1559 ईस्वी में अधिकार किया था इस पर और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में जो गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था बहुत ज़्यादा। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली को डचों ने बाहर किया। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 तक शासन करते रहे थे। जो पुर्तगाली सबसे लास्ट पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, 1961 में पूरी तरह गए थे, और सबसे बाद में आज़ाद होने वाला था गोवा, दमन और द्वीप, जो 1961 में आज़ाद हुआ और इंडिया को मिला। भारत में पुर्तगाल से बहुत सारी चीज़ें आई, अनानास, गन्ना, आलू, बहुत सारी चीज़ें, मक्का। वैसे ही भारत में तंबाकू की खेती, जहाज़ का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, आज सबकी शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। तो ये था पुर्तगालियों के बारे में। अब आ जाते हैं डच। और डचों को हम हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। जो डच हैं हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। और सबसे पहले जो डच थे वो इंडोनेशिया क्षेत्र में जाने, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है उसमें जाते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, मसाले का व्यापार शुरू करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक रही। डचों को अंग्रेज़ों ने 1759 ईस्वी के बेदरा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर दिया। ये बेदरा जगह है, ये कोलकाता में है। इसमें अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया और यहाँ से जो डच थे वो चले गए। 1690 में तक डचों का जो व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में थी और 1690 ईस्वी के बाद में डचों ने नागापट्टनम में मुख्यालय बनाया था अपना। बस इतना था डचों के बारे में। इसके बाद में आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट अंग्रेज कंपनी। इसमें पहले फैक्ट जान लेते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनके द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई। उस कंपनी का उद्देश्य क्या था? पूर्वी भाग, मतलब जो भारतीय क्षेत्र था उस सब में क्या करना, अपना व्यापार बढ़ाना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, सभी जानते हैं। और जो भारत आने वाला सबसे पहला जो जहाज़ था उसका नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन सबसे पहला जहाज़ था भारत आने वाला। लेकिन जब 1600 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी तो इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ये नाम रखा गया था जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, अब जो 1603 ईस्वी होती है तो 1603 ईस्वी में जो रानी थी एलिजाबेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ के प्रिंस बनते हैं जेम्स प्रथम। उन्हीं के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है सबसे पहले कौन आया, तो कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुँचता है और उन्हें लगता है कि अभी भी अकबर का शासन है, लेकिन उस टाइम किसका शासन होता है? जहांगीर का शासन होता है। जहाँ मुग़ल सम्राट जहांगीर से मिलने आता है, वो आगरा पहुँचता है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुँचा और उसने 1608 ईस्वी में जो कंपनी लगाना शुरू की थी वो किसी कारण से बंद हो गई थी, कुछ मतभेद हो गए तो बंद हो गई। सबसे पहले शुरू हुई थी वो 1608 ईस्वी में शुरू हुई थी कंपनी बनना। वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी सूरत में। सबसे पहले कंपनी की स्थापना 1608 में सूरत में की गई, लेकिन वो बंद हो गई बीच में। और जो पूरी तरह से सबसे पहले कंपनी बनी, जो फैक्ट्री बनी थी वो थी 1611 में मसूलीपट्टनम में, जो पूरी तरह से खोली गई थी वो मसूलीपट्टनम में।
लेकिन उसके बाद ही जहांगीर ने आज़ादी दे दी जो 1608 वाली थी उसको, और वो 1613 में पूरी तरह से बन के तैयार हो गई थी। इसके बाद में आता है सर टॉमस रो। 1615 में भारत आता है और बोलते हैं कि इसके बाद में जो अंग्रेज़ों का जो शासन था वो ज़्यादा मतलब ठीक होने लगा था। इसके बाद मसूलीपट्टनम में गोलकोंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था जो मसूलीपट्टनम है। उसमें जो गोलकोंडा से रिलेटेड एक और है, जो गोलकोंडा जगह है ये साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में था गोलकोंडा। अब जो यहाँ का शासक था उसने जो अंग्रेजी कंपनी थी उसको बहुत अच्छा फरमान दे दिया कि फ्री में व्यापार करने का फरमान प्राप्त हो जाता है गोलकोंडा के शासक से। अंग्रेजी कंपनी को वो फ्री में व्यापार कर सकती है। और इसी बीच अगर हम बात करें 1717 के समथिंग की, तो उस टाइम सबसे कमज़ोर मुग़ल शासकों का दौर शुरू हो गया था और शासक था उस समय फ़र्रुखसियर के दरबार में जो जॉन सरमन दूत था वो आता है फ़र्रुखसियर के दरबार में और वो उससे विशेष रियायत की बात करता है। और फ़र्रुखसियर द्वारा फ़र्रुखसियर है उसके द्वारा फरमान जारी किया जाता है ब्रिटिश कंपनी के लिए। उसमें क्या होता है कि 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल क्षेत्र में मुफ्त व्यापार शुरू कर दिया जाता है, सिर्फ 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर। और 10,000 रुपये कर लेकर सूरत में मुफ्त व्यापार शुरू कर दिया जाता है। और जो सिक्के थे वो सिक्के पूरे भारत में चलाए जाने का आदेश दिया जाता है। इसी को कहा था मैग्ना कार्टा के रूप में भी सिद्ध हुआ था। ये ब्रिटिश शासन के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में सिद्ध हुआ था। जो अभी मैंने ये 1717 वाला बताया कि बहुत कुछ उन्हें मतलब फ्री ट्रेड दे दिया जाता है, उन्हें आज़ादी दे दी जाती है। ओके, मद्रास में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली जो कोठी बनाई थी वो 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की थी। अपनी पहली जो कोठी बनाई वो 1681 ईस्वी में हुगली में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में मुंबई में बनाया। और 1661 के बारे में देखें तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन के साथ कर दिया जाता है। और पुर्तगाल क्या कहता है इसमें, जो बम्बई का क्षेत्र था वो ब्रिटिश को जो राजा था ये चार्ल्स द्वितीय इसको दहेज में दे देता है। अब ये राजा इसको दहेज में मिल गया और इसने जो बम्बई का क्षेत्र था वो पूरा वो कंपनी को दे दिया व्यापार करने के लिए। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग, उसका नाम था फोर्ट विलियम था वो। कोलकाता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक ने की थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, फोर्ट लुई पौंडीचेरी में। और यही तीनों बाद में ब्रिटिश की जो प्रेसिडेंसी बनते हैं यही बनते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आर्चर को बनाया गया था और यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये। इसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। सेम अंग्रेज़ों की तरह चले थे ये भी। और लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और इन्होंने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव रखी, मतलब पूरा पांडिचेरी पे अधिकार बना लिया इन्होंने। वो फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी गई थी। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 1692 ईस्वी में बनाई। इसके बाद में फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में क्या होता है, संघर्ष की स्थिति बन जाती है और इसी को क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध।
जो कर्नाटक युद्ध थे वो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम हुआ था वो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। इसका कारण क्या था, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के संबंध में ये युद्ध हुआ। संधि हुई थी, एला सापला की संधि हुई यहाँ पर। और जो इसका विशेष और कुछ भी हुआ वो सेंट थॉमस का युद्ध हो गया था। इसी के बाद में सेंट थॉमस युद्ध इसी के बाद में होता है, जो होता है ये 1748 में। और दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 के बीच में। इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में होता है वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए हो जाता है। और इसके बाद संधि होती है, पांडिचेरी की संधि होती है। और इसके और कुछ हुआ विशेष वो था, अंबूर का युद्ध हुआ था। और अंबूर के युद्ध में ही क्या होता है, तो ग्रुप बन जाते हैं फ्रेंच और इंग्लैंड। इनमें से एक हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा था और एक कर्नाटक को सपोर्ट कर रहा था, तो दोनों को आपस में लड़वा दिया। इसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1666 से 1663 ईस्वी के बीच में। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्या, ये होता है ओके। और इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध था ये, सप्तवर्षीय। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये यूरोप से शुरू हुआ था। संधि इसके बाद में पेरिस की संधि होती है 1763 में। और इसका जो विशेष हुआ वो होता है वान-डी-वॉस का युद्ध। इसी के बाद में वान-डी-वॉस का युद्ध होता है, वो होता है 1760 में वान-डी-वॉस का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो फ्रांस की क्या होती है, फ्रांस की पराजय हो जाती है। और पूरी तरह से जो फ्रांस है, फ्रांस का पूरी तरह से पतन हो जाता है। और ये लगने लगता है कि अब यहाँ से जो फ्रांसीसी हैं वो सारे चले जाएंगे। और अंग्रेज़ों की इसमें विजय होती है, जो वान-डी-वॉस का युद्ध होता है इसमें। और इसका जो एक और फैक्ट देखें तो इसकी जो जो ये युद्ध हुआ था, इसमें जो अंग्रेज़ी सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वो थे सर आयर। और जो फ्रेंच की सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे काउंट लाली। तो ये था पूरा। आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो वही ट्रिक ही याद रहती है, डिटेल में कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू, टेक केयर।